यार इंडियन आईटी इंडस्ट्री में ना एक सवाल जो बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि मैं एमबीए करूं या मैं स्विच करके अपनी सैलरी को ग्रो करूं। जब सैलरी ग्रोथ की बात होती है ना तो ये क्वेश्चन जो है ये सबको कंफ्यूज करता है। आज से 4 या 5 साल पहले मैं भी कंफ्यूज था इसी क्वेश्चन को लेके कि मुझे एमबीए करना चाहिए या मुझे स्विच करना चाहिए। मेरे पास दोनों ही चीज़ें थी बट आई चोज एमबीए। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करना चाहेंगे कि क्या एमबीए का आरओआई वर्थ है या काम करके स्विच करना बेटर ऑप्शन होगा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है मनीष जामवाल और मेरा नाम भी मनीष ही है क्योंकि चैनल मेरा है ऑब्वियसली। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमबीए की। तो जो इंडियन आईटी सिनेरियो में ना भाई, एमबीए के ऊपर एक प्रेस्टीज फैक्टर बन गया है कि जिसने एमबीए की है मतलब वो तो एक श्योर शॉट एक मैनेजर ही है। सबको लगता है कि एमबीए कर लो तो आपके करियर में तो रॉकेट लग गया, लेकिन हमेशा ये बात सच नहीं होती। तो देखो भाई, अगर आप किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करना चाहोगे तो उसकी कॉस्टिंग जो है वो 20 से 30 लाख रुपए ईजिली होती है, स्पेशली अगर आप किसी टॉप टियर कॉलेज से कर रहे हो। प्लस आपका 2 साल का टाइम भी लगता है। तो अगर आप 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस आपका प्रोफेशनल, अगर आप उसकी सैलरी को हटा दो जो कि भी आप ड्रॉ कर रहे थे, और आप 20-30 जो लाख आपका लग रहा है, तो आपकी जो टोटल एमबीए की कॉस्टिंग है प्लस योर दी सैलरी दैट यू आर मिसिंग, तो वो कहीं ना कहीं जाके 20 से 30 अगर आपकी है तो 35 से 40 लाख रुपए आपका वो बैठ जाता है कि इतना तो आपने खर्च किया है। तो अब करते हैं आरओआई की बात। तो हमेशा आपको आरओआई फैक्टर जो है वो हमेशा अपने जहन में, अपने दिमाग में रखना चाहिए कि भाई जो एमबीए में कर रहा हूँ क्या उससे मेरे पैकेज को बूस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई डिड माई एमबीए फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट डीटीयू, और मेरे पास और भी सारे कॉलेजेस के ऑफर थे। लाइक मेरे पास फोर जो कि कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में है, LBSIM, और एक दो कॉलेज और थे जो कि सब टीयर 2 के ही कॉलेज थे क्योंकि मेरी परसेंटाइल अराउंड 90 परसेंटाइल थी कैट में। तो यूजुअली यही सब कॉलेज मिलते थे। तो मैंने एक चूज़ किया दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को क्योंकि मेरे टाइम पे जो डीएसएम की फ़ीस थी वो 3.5 LPA थी पूरे 2 साल की एमबीए की, जो कि बहुत ही कम है। आपके अगर आप और भी एमबीए कॉलेजेस को अगर आप देखो तो LBSM की सबकी 10 से 12 लाख के बीच में थी। तो मैंने सोचा कि यार मैं 3.5 लगा रहा हूँ, तो मैंने उस कॉलेज का एक एवरेज पैकेज देखा। उस कॉलेज का एवरेज पैकेज 7.5 से 8 था और हाईएस्ट पैकेज 15-16 तक जा रहा था। तो मुझे लगा अगर इफ़ आई हिट दैट सॉफ्ट स्वीट स्पॉट, अगर 10-11 का मेरे को लग गया तो मेरा एक आरओआई काफ़ी अच्छी लग जाएगी। प्लस मेरे पास टीसीएस का सबैटिकल भी था और मेरे कुछ दोस्त थे जो इस कॉलेज से पढ़ के जिन्होंने टीसीएस को रिजॉइन किया था, और मुझे पता था ये टीयर 2 एक कॉलेज है और इसमें 8.5 से 9 LPA का पैकेज तो लगेगा ही लगेगा। प्लस अगर सोचो उस 2 साल में मैं स्विच ना कर पाता और मेरे टीसीएस का पैकेज स्टैग्नेंट रहता, तो जब मैं टीसीएस ज्वाइन करता तो मेरा पैकेज अराउंड, मेरे एक्सपीरियंस अराउंड 5 साल का होता और मेरा पैकेज हो सकता है मुझे आईटी का प्रमोशन नहीं मिलता और हो सकता है मुझे मिल भी जाता। अगर मुझे मिल जाता तो मेरा 6.5 का पैकेज होता, नहीं मिलता तो अगर मैं बी बैंड भी लेके चलूँ तो मेरा 5.5 का होता। और जहाँ मैंने टीसीएस ज्वाइन किया तो मेरा अराउंड 8.5 to 9 के बीच का था। तो ये एक फैक्टर मैंने देखा कि मेरा आरओआई क्या है, ठीक है। इसलिए मैंने परस्यू किया कि ये एमबीए करता हूँ। और एमबीए के साथ साथ एक चीज़ ये हुआ कि मेरे लिए बहुत सारे हॉरिजन्स खुल गए। पहले मैं सिर्फ एक टेक्निकल रिसोर्स माना जाता था, बट टीसीएस ज्वाइन करने के बाद जो मेरा पहला प्रोजेक्ट बैठा उस पर ही मुझे, मतलब मैंने एक ही प्रोजेक्ट में काम किया आफ्टर माई एमबीए इन टीसीएस, तो उसमें मुझे प्रोडक्ट ओनर का रोल मिल गया जो कि काफ़ी अच्छा था। प्लस मैं एलिजिबल हो गया और भी कंसल्टिंग फर्म्स के लिए, बिग फोर्स एंड अदर कंसल्टिंग फर्म्स। तो मेरा एक बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन में भी मैंने स्विच मारा और मैं एक कंसल्टिंग प्रोफाइल में अभी एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट की तरह वर्क कर रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी एक अच्छा बेनिफिट मिला मेरे एमबीए का। और हो सकता है शायद अगर मैं 2-3 स्विच मार लेता तो मैं अभी ज़्यादा कमा रहा होता, क्योंकि मेरे साथ जो काम कर रहे हैं एमबीए वाले, नॉन एमबीए जो टेक्निकल प्रोफाइल में जो मेरे वर्क पीयर्स हैं इन माय करंट ऑर्गेनाइजेशन, उनका पैकेज 30-35 LPA का है। हो सकता है वो मुझसे ज़्यादा कमा रहे हो, पर वो 4 कंपनी स्विच करके उन्होंने ये इतना कमाया है और मैं उनसे थोड़ा सा कम कमा रहा हूँ, बट मैंने एक ही स्विच में ऑलमोस्ट कंपेरेबल ही कमा रहा हूँ। प्लस आई एम एन एमबीए, तो मुझे टेक्निकल प्रोफाइल्स इतनी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। आई हैव टू डील ऑन दी मोर ऑफ द स्ट्रैटेजिक पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट्स। तो एक हाँ ये चीज़ है। अब मैं बात करना चाहूँगा, दूसरी तरफ बात करते हैं कंपनी स्विच करने की। तो देखो आईटी इंडस्ट्री में स्विच करने से काफ़ी ज़्यादा सैलरी हाइक मिलती है।
जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर किसी का 8 साल का एक्सपीरियंस है तो वो 30 लाख भी कमा रहा है, और किसी का अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है तो वो 15 से 20 लाख भी कमा रहा है। डिपेंड करता है कि आपका कितना, आपने कितना स्विच किया है। और स्विच करने के 4 पिलर्स जो मैंने अपनी पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं वो है, टाइमिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मतलब आप किस टाइम स्विच कर रहे हो। सोचो कोविड टाइम में जिन लोगों ने स्विच किया उनको 200% हाइक भी मिली है, और जो अभी करंटली 2024 में स्विच कर रहे हैं उनको एक एवरेज 30 से 35% हाइक मिल रही है। तो देख रहे हो कितनी एक ह्यूज कॉन्ट्रास्ट है स्विच हाइक का भी। तो टाइमिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। देन सेकंड फैक्टर है अपस्किलिंग का, कि आप खुद को कितना अपस्किल करते हो। थर्ड है आपका मार्केट रिसर्च और आपकी नेगोशिएशन पावर। और फोर्थ है कि आपने खुद को कितना टेक्निकली स्ट्रांग बनाया, और आपने को कितना कॉन्फिडेंस है, आपके पास कितना कॉन्फिडेंस है, और आपने खुद को कितना कम्युनिकेशन आपकी कितनी अच्छी है। ये सब डिपेंड करता है। तो देखो, अगर आपका 3.5 एलपीए से स्टार्टिंग है, तो मैं बताता हूँ अपने दोस्त का जिसने स्विच करके एकदम एमबीए के कंपैरेबल अपनी सैलरी कर ली है, बिना कोई 2 साल मिस किए और बिना 2 साल की सैलरी गवाए। उसका पैकेज था इनिशियली 3.5, 2 साल बाद उसका पैकेज हो गया अराउंड 5। उसने एक स्विच मारा 8 का, फिर उसने कोविड में 8 से लेकर उसको 150% हाइक मिला था, तो उसका पैकेज हो गया 16 प्लस, उसका पैकेज अराउंड 17.5 या 19 का हो गया। फिर उसने एक और स्विच मारा 25, फिर उसने एक और स्विच मारा 31। तो उसका करंट पैकेज 31 है, जिसमें कुछ 28 फिक्स्ड है और बाकी जो 3 एलपीए है वो है वेरिएबल। तो देख रहे हो कि आप एमबीए ना करके भी अगर आप स्विच करते जा रहे हो तो आप एक काफ़ी अच्छी सैलरी आप गेन कर सकते हो स्विचिंग के बाद भी। ठीक है। तो डिफरेंस वही आ जाता है आपकी स्किल्स वर्सेस और डिग्री। अगर आप एक ही स्किल्स में काम कर रहे हो तो आप उस स्किल के आप मास्टर बन जाते हो। ठीक है। बट अगर आप एक टेक्निकल प्रोफाइल से अगर आप किसी मैनेजरियल प्रोफाइल में शिफ्ट होना चाहते हो तो हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, क्योंकि एक लीडरशिप रोल के लिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की ये डिमांड रहती है, या तो आपके पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो, या तो आपके पास एक एमबीए की डिग्री हो किसी अच्छे कॉलेज की। ठीक है। तो आप स्पेशलाइज रहो, आप एक टेक्निकल प्रोफाइल में रहो, पर अगर आपको एक मैनेजरियल पोजीशन में जाना है तो हो सकता है कि आपकी एमबीए ज़रूरी हो। आज के टाइम पे स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशन या नीश स्किल्स में भी आपको एमबीए जितनी ग्रोथ दे सकती हैं। तो आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, आपको देखना होगा कि लीडरशिप रोल में जाने के लिए क्या टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए आप लोगों को। ठीक है। हो ज़रूरी नहीं कि आपको 2 साल की एमबीए करनी है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि ग्रेट लेक्स हो गया, इनफैक्ट साइएम हो गया, जो कि 1 साल का कोर्स भी ऑफर करते हैं, और इंडस्ट्री में उसकी काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन भी है उन सारी चीज़ों को। आप एक हाइब्रिड अप्रोच भी ले सकते हैं। आप कर सकते हैं कि जैसे कि आप पार्ट टाइम एमबीए कर रहे हैं, कोई कोई कॉलेजेस होते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव एमबीए कराते हैं, जो कि वीकेंड्स में उनकी क्लासेस होती हैं, तो आप उन सब चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो क्या सही है क्या गलत, ये डिपेंड करता है आपकी खुद की नीड्स के ऊपर। अगर आपको अपनी लाइन को टेक्निकल लाइन से थोड़ा मैनेजरियल लाइन पे जाना है तो एमबीए आपके लिए अच्छी चीज़ है। अगर आपका एचआर पे इंटरेस्ट है और अगर आप करंटली एक सिस्टम इंजीनियर वर्क कर रहे हैं तो आपको एक एमबीए इन एचआर करनी चाहिए। अगर आपको स्विच, अगर आप टेक्निकल प्रोफाइल में अच्छे हो और आपको एमबीए आगे नहीं पढ़ना है तो आप स्विच मार के भी अपनी काफ़ी ज़्यादा सैलरी बढ़ा सकते हो। तो अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट योर करियर गोल्स। एक जनरलिस्ट लीडर बनना चाहते हो या एक स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, ये डिसीजन आपका आपके फ्यूचर के हिसाब से आपको लेना होगा। सो गाइस, एमबीए करो या स्विच करो, डिसीजन तो आपका ही है, बट आपको सबसे पहले राइट पर्सपेक्टिव होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कुछ डाउट्स क्लियर करने में हेल्प की है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्त के साथ, क्योंकि ये डिबेट सबके दिमाग में चल रहा है कि स्पेशली जो कि 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के लोग हैं कि उनको एमबीए करनी चाहिए या उनको स्विच करना चाहिए। मेरे दिमाग में यही था, जो मेरे थॉट्स थे मैंने आपके अपने सामने रखे। आई होप आप लोग की वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।